सो पार्टनरशिप के अंदर हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 के अंदर रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में, एक ही क्लास का तो हमने पूरा कर लिया था। अब हमारा आ गया है डिवोल्यूशन ऑफ अ फर्म वाला पार्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब तक हमने जितना भी पढ़ा है पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने जो पढ़ा है पहले यूनिट में तो सारी बेसिक बातें थी, बहुत ही बेसिक बातें थी कि पार्टनर कितने टाइप के होते हैं, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है ना, और कौन कौन से पार्टनर होते हैं बताओ भाई। एन फॉर नाम का पार्टनर, एन फॉर नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टॉपल, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ पार्टनर। फिर हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप भी पढ़ी थी, पार्टनरशिप एट विल होती है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है, ठीक है ना, पार्टनरशिप ऑफ फिक्स ड्यूरेशन होती है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें थी। यूनिट 3 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि एक पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए कि नहीं, अगर करवाओगे तो क्या होगा, नहीं करवाओगे तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म का डिवोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है ना। डिवोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हम समझने वाले हैं। फैन तेज कर दूं, फैन तेज क्या करो, फैन स्लो कर देता हूँ, एसी चला देता हूँ। सुनेगा तो सबसे पहले मैं आपको वापस से याद दिलाता हूँ लॉ एज अ सब्जेक्ट। लॉ का मतलब क्या होता है, लॉ का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये सब्जेक्ट के अंदर हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने हैं अलग अलग चीज़ों के। जैसे अगर पार्टनरशिप एक्ट की बात करें तो पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सिखाएगा। कंपनीज एक्ट की बात करें तो कंपनी से रिलेटेड जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो हम पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसकी हम बात करेंगे। आ रही बात समझ। एलएलपी एक्ट की बात करें तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो हम समझेंगे, क्योंकि अभी हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हैं 1932, यानी कि ये एक्ट 1932 में आया था, तो इसमें हम पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ रहे हैं। तो हमने पिछली क्लास में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े और आज हम डिवोल्यूशन ऑफ फर्म से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे। तो देखिए ये आ गया डिवोल्यूशन ऑफ फर्म वर्सेस डिवोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई एक डिवोल्यूशन ऑफ फर्म और एक डिवोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या फ़र्क होता है। तो भाई डिवोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है बिजनेस डिसकंटिन्यू कर देना, और डिवोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि बिजनेस तो कंटिन्यू रहेगा बट इट इंक्लूड्स ओनली रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कोई पार्टनर छोड़ करके चला गया तो हम वापस एक नई पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, ठीक है ना। नई पार्टनरशिप डीड में जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका जिक्र होगा, उनका पीएसआर, उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें होंगी। और अगर कोई पार्टनर नया एडमिट हो जाता है तो अगेन हमें नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी, पुरानी वाले से तो काम चलेगा नहीं। तो जब हम नई पार्टनरशिप डीड बनाएंगे उसमें पुराने वाले पार्टनर्स पर प्लस नया पार्टनर होगा, तो अगेन एक नई पार्टनरशिप डीड बनेगी, नया पीएसआर होगा, नया कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा। तो जब भी हम एक नई पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, क्योंकि कोई पार्टनर आ गया, कोई पार्टनर चला गया, तो उसको हम बोलते हैं डिवोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि हमने पुरानी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया और नई पार्टनरशिप बनाई। क्या नहीं, जब भी हो रहा है, जब भी अगर आपको आज बनानी है पार्टनरशिप फर्म तो आज नई पार्टनरशिप डीड बनाओ, 300 रुपये लगता है एक पार्टनरशिप फर्म खोलने में। जाओ किसी भी नोटरी के पास, उसे बोलो कि भाई ये मैं और मेरे दोस्त पार्टनर हैं और हम इस चीज़ का काम करेंगे, हमारा ये पैन नंबर है, आधार नंबर है, सारी डिटेल्स जो मांगेगा वो दे दो, एड्रेस प्रूफ वगैरह मांगेगा दे दो, वो सारा उसने अपने पहले से उनके फॉर्मेट बने होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, उसमें वो सारी डिटेल्स डाली, प्रिंट आउट निकाला, साइन किया, स्टैम्प किया, आपको दे दिया, बन गई पार्टनरशिप फर्म। जिस दिन बनाने उस दिन बनवा लो, क्या दिक्कत है। और पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए रिटर्न एग्रीमेंट भी जरूरी नहीं है। पहली क्लास में मैंने बताया था कि अगर आप ओरली भी बात कर रहे हो कि आओ जी कल से हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप में और इतना इतना मैं पैसा लगाऊंगा, इतना इतना हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, वो भी पार्टनरशिप फर्म होती है, उसमें तो पैसा भी खर्च नहीं होता। बट उसकी सिर्फ एक ही दिक्कत है कि आगे चल के लड़ाई हो गई तो प्रूफ क्या है कि क्या बात हुई थी, कितना प्रॉफिट शेयर लेना था, कितना कैसे क्या करना था। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट की जाए थ्रू अ रिटन एग्रीमेंट। अब वो जो रिटन एग्रीमेंट है 300 रुपये में, मैंने आपको बताया नोटरी के बाद जाकर के बन जाता है, पार्टनरशिप बन जाती है, बट उसको हम बोलते हैं एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। अगर आप उसको रजिस्टर करवाते हो तो आपके और 10,000 रुपये के आसपास खर्च होता है। उसी नोटरी को बोल दो कि मुझे रजिस्टर करवानी है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपके ROF रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास भेजता है, और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म आपकी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कर लेता है। रजिस्टर करने क्या मैंडेटरी है? नहीं, ऑप्शनल है, कोई नहीं बोलता कि करो ही करो, बट करने के फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो है कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के साथ कोई नुकसान हुआ, किसी ने धोखा दिया, किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और तोड़ दिया, तो पार्टनरशिप फर्म उसके ऊपर केस कर सकती है अगर वो रजिस्टर्ड है तो, वरना दुनिया आपके साथ गलत करके चली जाएगी, आप किसी के ऊपर केस भी नहीं कर पाओगे
अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो, और दुनिया आपके ऊपर केस कर सकती है चाहे आप रजिस्टर्ड हो या ना हो, यानी थर्ड पार्टीज कैन स्यू यू, वो आपको स्यू कर सकते हैं वेदर यू आर रजिस्टर्ड और नॉट। बट अगर आपको स्यू करना है थर्ड पार्टीज को तो आपके पास रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो अब ये चीज़ याद रखो कि आगे चल के अगर कोई भी घपले होते हैं और अगर हमें किसी के ऊपर केस करना पड़ जाता है तो हम वो तभी कर पाएंगे अगर हम रजिस्टर्ड होंगे। तो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये काम नहीं कर सकते। और भी कुछ चीज़ें होती हैं, ये सबसे मेजर ड्रॉबैक होता है नॉन रजिस्ट्रेशन का। बट आज हम पढ़ रहे हैं क्या, डिवोल्यूशन ऑफ फर्म, कि अगर एक फर्म डिसॉल्व होती है तो क्या होता है, ठीक है ना। तो डिवोल्यूशन ऑफ फर्म और डिवोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पहले तो फर्क है। डिवोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि बिजनेस ही खत्म कर दिया आपने, और पार्टनरशिप का मतलब है कि बिजनेस तो है बट अब नए पार्टनर्स आ गए हैं, कुछ पार्टनर्स चले गए हैं, तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, एक नया पार्टनरशिप डीड बनी है, उसके हिसाब से पार्टनरशिप आगे बिजनेस कंटिन्यू करेगी। व्हाट आर दी मोड्स ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ फर्म, अगर आपको फर्म को डिसॉल्व करना है तो क्या क्या जरिए हैं। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, यानी कि जो कोर्ट होता है, कोर्ट सबको पता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे कोर्ट्स होते हैं। तो एक तो होता है जिसमें आप कोर्ट की इंटरवेंशन नहीं है, यानी कि कोर्ट इसमें बीच में इन्वॉल्व नहीं हो रहा और आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हो। और एक है विद कोर्ट इंटरवेंशन, यहाँ पे कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ता है आपकी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करने के लिए। अब एक बात समझ लो ध्यान से, ऐसा कोई केस नहीं होता जिसके अंदर कोर्ट की इंटरवेंशन चाहिए ही चाहिए तब भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है। कोर्ट की इंटरवेंशन सिर्फ तब आती है जब पार्टनर अपने म्यूचुअल कंसेंट के हिसाब से पार्टनरशिप हम डिसॉल्व नहीं कर पाते, तभी कोई एक पार्टनर बोलता है कि भाई मैं तो फिर जा रहा हूँ कोर्ट, फिर आता है कोर्ट। अगर सारी चीज़ों खुद से कर ले मैनेज तो कोर्ट की ज़रूरत कभी पड़े ही ना पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व करने के लिए, कभी ना पड़े, ठीक है ना। तो अभी आपको मैं चीज़ें समझाऊंगा, आपको रिलेट कर पाओगे आप इन चीज़ों को आगे जब पढ़ोगे। तो विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन के अंदर क्या क्या है तरीके, एक है डिवोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, यानी आपने एक एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व कर लिया। एक है डिवोल्यूशन बाय नोटिस, जहाँ पे एक पार्टनर ने नोटिस देकर के पार्टनरशिप हमको बोल देगा डिसॉल्व करने के लिए और डिसॉल्व हो गई। एक है कंपल्सरी डिवोल्यूशन ऑफ फर्म, कंपल्सरी डिवोल्यूशन यानी कि डिवोल्यूशन करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, कब होता है आगे चल के बताऊंगा। फिर डिवोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, और अगर कुछ इवेंट हो गया उसके होने पर डिवोल्यूशन, जैसे कि अगर आपकी पार्टनरशिप थी फॉर अ पर्टिकुलर एडवेंचर, आपने बोला कि कुंभ का मेला आ रहा है 45 दिन का लगेगा और जी पार्टनरशिप में स्कूटी खरीदते हैं, स्कूटी रेंट पे चढ़ाएंगे और खूब कमाएंगे। अब आपका ये जो पार्टनरशिप है ये एक फिक्स ड्यूरेशन की 45 दिन की, जैसे ही 45 दिन खत्म हुए आपको पार्टनरशिप हम डिसॉल्व करनी पड़ेगी। तो डिवोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज भी होता है, कुछ होने पर पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व कर दो, ठीक है ना। कंपल्सरी डिवोल्यूशन ऑफ हम क्या है, दो ही पार्टनर थे, एक मर गया, अब क्या एक पार्टनर अकेला पार्टनरशिप हम चला सकता है, नहीं, पार्टनर्स कम से कम दो होने चाहिए, तो भाई डिसॉल्व करो, कोई ऑप्शन ही नहीं है। 3 पार्टनर्स थे, 2 मर गए तो दोबारा डिसॉल्व करो, कोई ऑप्शन ही नहीं है। 5 थे, 4 मर गए, डिसॉल्व करो कंपल्सरी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा अगर 5 में से 2 ही मरे हैं, 3 ही मरे हैं, अभी भी कम से कम 2 एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर वो पार्टनरशिप हमको कंटिन्यू रख भी सकते हैं, उनकी मर्जी होती है कि हमें डिसॉल्व करनी है या कंटिन्यू रखना है, यानी कि उनकी मर्जी होती है कि हमें डिवोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करना, डिवोल्यूशन ऑफ फर्म करना है, यानी बिजनेस ही खत्म करना है, या सिर्फ डिवोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करना है, जो मर गए उनका नाम हटा करके एक नई पार्टनरशिप डीड बनानी है, ठीक है ना, उनकी मर्जी होती है। अच्छा इसी तरीके से कंपल्सरी डिवोल्यूशन में क्या है, 3 पार्टनर्स थे, 2 वो हो गए इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है ना। अब इंसॉल्वेंट पर्सन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, और पार्टनरशिप का क्रिएशन ही कॉन्ट्रैक्ट से होता है, 2 पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट ही तो करती है तभी तो पार्टनरशिप क्रिएट होती है। और एक इंसॉल्वेंट पर्सन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, ही इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग कॉन्ट्रैक्ट, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो अगर 3 पार्टनर्स थे, 2 इंसॉल्वेंट हो गए, तो उनको तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, उनको तो हटाना ही पड़ेगा। अब एक ही बचा भाई, वो एक कैसे करेगा कंटिन्यू पार्टनरशिप, हम डिसॉल्व ही करनी पड़ेगी कंपलसरी। बट 3 में से एक इंसॉल्वेंट हो गया, 2 अभी भी सॉल्वेंट है, तो 2 चाहें तो अगेन मर्जी है, फर्म भी डिसॉल्व कर सकते हैं या डिवोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, मर्जी है उनकी, ठीक है ना। और डिवोल्यूशन बाय नोटिस और डिवोल्यूशन बाय एग्रीमेंट क्या है ये अभी मैं आपको समझा देता हूँ। फिर विथ कोर्ट इंटरवेंशन क्या है, जहाँ पर कोर्ट इन्वॉल्व होगा। रीजंस क्या हो सकते हैं, इनसॉल्वेंसी या अनसाउंड माइंड, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है ना, और उसको बोल रहे हैं हम कि भाई तू तो इंसॉल्वेंट हो गया, हमें पार्टनरशिप हमको क्या करना चाहिए, डिसॉल्व करना चाहिए और एक नई बनानी चाहिए जिसमें तुझको हट जाना चाहिए और जो रिमेनिंग पार्टनर्स उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए। बट वो मान ही नहीं रहा, नहीं मैं तो नहीं हटूंगा, जो करना कर लो। तो क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स को, रिमेनिंग पार्टनर्स को कोर्ट में जा करके बोलना पड़ेगा कि भाई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है और इसके लिए आपकी परमिशन लेना है, आप हमारी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दो, क्या कर दो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कर दो। अगेन मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि ऐसा कोई काम नहीं है जो आप विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन नहीं कर सकते, ठीक है ना, सॉरी विथ कोर्ट सॉरी
ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें कोर्ट की इंटरवेंशन ज़रूरी हो। सारे के सारे डिसोल्यूशन के जो तरीके हैं, जो भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के तरीके हैं, सारे के सारे विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन किए जा सकते हैं। बट कोर्ट के पास सिर्फ तब जाया जाता है जब कोई एक पार्टनर ज़िद्दी हो जाए कि नहीं जी मैं तो नहीं करूँगा। अब उन केसेस को यहाँ पे समझाया गया कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, अनफंड का हो जाए, पागल हो जाए, तो बाकी पार्टनर्स जा सकते हैं कोर्ट के पास, वो बोल सकते हैं हमारी पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व करो, ये तो करने नहीं दे रहा। फिर परमानेंट इनकैपेसिटी, कोई पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल हो जाए, यानी कि एक पार्टनरशिप हम का मेन काम था लेट से कि वो लेबर वर्क करते थे, ठीक है ना, 2-3 लोगों ने, गरीब लोगों ने मिलकर के पार्टनरशिप हम खोले, उसमें क्या करते हैं, मैनुअल वर्क करते हैं, ठीक है ना, सामान एक जगह से दूसरी जगह अपने कंधे पर रख करके ले जाते हैं, इस टाइप का उनका बिजनेस है, पार्टनरशिप है। अब एक बंदे के हाथ पैर कट गए, वो ये काम कर ही नहीं सकता, परमानेंटली इनकेपेबल हो गया है, बट वो जा भी नहीं रहा पार्टनरशिप हम छोड़ करके, प्रॉफिट शेयर भी मांग रहा है, और हम उसको बोल रहे हैं भाई हमारी पार्टनरशिप फर्म का जो आधार है मैनुअल वर्क वही तू नहीं कर पा रहा, तो तेरा हम करे क्या, तू तो हमारी लायबिलिटी बन गया है, हमें अपनी पार्टनरशिप हमसे जा, हम अपनी नई पार्टनरशिप हम बना लेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करके एक नई पार्टनरशिप हम बना लेंगे। बट वो मान ही नहीं रहा, नहीं मैं भी रहूँगा, तो अब क्या करना पड़ेगा, बाकी पार्टनर्स को जाना पड़ेगा कोर्ट के पास, और कोर्ट क्या करेगा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करेगा, ठीक है ना। ऐसे ही परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, कोई एक पार्टनर बार बार एग्रीमेंट को, जो कौन सा एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड को ब्रीच कर रहा है, तोड़ रहा है, जो भी उसमें बातें लिखी गई है उनका उल्लंघन कर रहा है। फिर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है आगे चल के बताऊंगा। कॉन्टिन्यूस लॉसेस, एक पार्टनरशिप फर्म है जो कॉन्टिन्यूस पिछले बहुत सालों से लॉसेस में ही है और उसको लगने वाला है कि वो लॉसेस में ही रहने वाली है, तो कुछ पार्टनर्स बोल रहे हैं बंद करो, बट कुछ पार्टनर्स नहीं मान रहे, तो जाकर के कोर्ट के पास अर्जी लगाओ कि भाई हमारे पास लॉसेस ही आने वाले टाइम में भी प्रॉफिट नहीं दिख रहे, सब मान नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ आप ऑर्डर दो हमको कि हम पार्टनरशिप फर्म जो है उसे डिसॉल्व कर दें, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कर दें, फिर कोर्ट ऑर्डर देता है। ऐसे ही जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड एंड मिसकंडक्ट, ये एक एक करके हम चीज़ों को पढ़ेंगे, आज का काम यही है, हमें यही सब पढ़ना है। अब आ जाता है वापस से विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन के ऊपर। तो देखो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट एंड डिसोल्यूशन बाय नोटिस में क्या फ़र्क है। देखो नोटिस दिया जाता है और एग्रीमेंट किया जाता है। एग्रीमेंट करने के लिए 3 पार्टनर है तो तीनों के बीच होगा, बट नोटिस कोई एक देता है, समझ आ रहा है। तो एक तो हो गया कि आपने नोटिस दिया कि फर्म को डिसॉल्व करो, फर्म डिसॉल्व हो गई, और एक है कि आपने तीनों ने मिलकर के एग्रीमेंट किया कि फर्म को डिसॉल्व करो, फर्म डिसॉल्व हो गई। अब नोटिस पार्टनरशिप एट विल में चलता है। अगर एक पार्टनरशिप है जो एट विल है, एट विल यानी कि हमने अपनी मर्जी से खोली थी और उसमें कुछ डिसाइड नहीं किया था कि किस पर्पज़ के लिए है, कितने टाइम के लिए है, जब तक चल रही है तब तक चल रही है। नॉर्मली पार्टनरशिप ऐसे होती है कि जब हम पार्टनरशिप में एंटर करते हैं तो हम ये डिसाइड नहीं करते कि कब तक के लिए हम या किस पर्पज़ के लिए हम बोलते हैं कि पार्टनरशिप में आ जाते हैं, कब तक चलेगा, जब तक भगवान चाहेंगे तब तक चल जाएगा, जब तक हमारी पटेगी तब तक हम कर लेंगे, यही चाहेंगे कि भाई ज़िंदगी भर चलती रहे। इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। ऐसी पार्टनरशिप में आप जस्ट नोटिस दे करके फर्म को डिसॉल्व करवा सकते हो, कि नोटिस दिया कि भाई मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि फर्म को डिसॉल्व किया जाए, बाकी पार्टनर्स ने एक्सेप्ट कर लिया, फर्म डिसॉल्व हो गई। बट अगर आपकी पार्टनरशिप अदर देन एट विल है, यानी कि वो कुंभ के मेले वाली है और कुंभ का मेला भी 10 ही दिन का हुआ है 45 दिन की जगह, और आप बोल रहे हो कि पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व करो, तो अब नोटिस से काम नहीं चलेगा, अब एग्रीमेंट से काम चलेगा। आपको एग्री करना पड़ेगा, सारे पार्टनर्स को एग्री करना पड़ेगा। अगर सब एग्री करते हैं तभी फर्म को डिसॉल्व करेंगे, अगर कोई भी डिसएग्री करेगा तो फिर डिसॉल्व नहीं होगी जब तक 45 दिन ओवर नहीं हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात। तो यानी कि अगर आपकी पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए थी और जब तक वो पर्पस पूरा नहीं होता और कोई एक पार्टनर डिसॉल्व करना चाहता है तो नोटिस दे करके डिसॉल्व नहीं कर सकता, सबकी एग्रीमेंट, सबको एग्री होना पड़ेगा। यानी एग्रीमेंट क्या होता है, जब सब लोग एक चीज़ को लेकर के एग्री हो जाए उसको एग्रीमेंट बोलते हैं। तो अगर सब एग्री कर जाएंगे, एग्रीमेंट हो जाएगा तो डिसॉल्व कर लो। बट अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल है, मर्जी वाली है, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था कि किस पर्पज़ की है, कितने टाइम की है, तो कोई एक पार्टनर नोटिस देकर भी पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व करने के लिए बोल सकता है। ईमानदार नहीं, अगर कोई नहीं मान रहा है, बिल्कुल, अगर कोई पार्टनर नहीं मानता फिर वो कोर्ट की इंटरवेंशन चाहिए होती है, ठीक है ना। क्योंकि जो काम बोलते हैं ना, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो सीधी उंगली क्या है कि पार्टनर जो अपने आपस में मान गए हैं, लेकिन अगर मान गए तो कोर्ट की कभी जरूरत ही नहीं है। अगर सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो टेढ़ी उंगली करो ही मत कभी, किसी ने बोला है कि टेढ़ी करने को, अगर सीधे से निकल रहा नहीं। बट अगर कोई एक जिद पे अड़ जाए, कोई एक तंग करने लगे, कोई एक अपनी मनमानी करने लगे, तब बाकी पार्टनर्स के पास ऑप्शन नहीं होता और उनको कोर्ट के पास जाना पड़ता है, तब आता है कोर्ट का इंटरवेंशन, तब हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब देखिएगा यहाँ पे ये बातें लिखी हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एट विल अदर देन एट विल। तो अगर एट विल वाली है तो पार्टनर, एट विल वाली है तो पार्टनर हैज़ टू गिव नोटिस इन राइटिंग टू अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। तो किसी भी पार्टनर को एक नोटिस देना है राइटिंग में, बाकी पार्टनर्स को अपनी इंटेंशन बताने की मैं फर्म को डिसॉल्व करना चाहता हूँ, खत्म। बट
अगर आपकी पार्टनरशिप अदर देन एट विल है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए है, तो पहला केस तो इन अकॉर्डेंस विद एग्रीमेंट, जो आपकी बीच एग्रीमेंट हुआ होगा, जो कुंभ का मेला आ रहा है, 4-5 लोगों ने मिलकर के एग्री किया होगा, पार्टनरशिप डीड बनाई होगी, पहले तो उसके हिसाब से देखोगे क्या है डिवोल्यूशन का, क्या उसके अंदर तरीका लिखा गया है, अगर है तो उसके हिसाब से करो। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट द डिवोल्यूशन, तो फिर आपको हर एक पार्टनर की कंसेंट लेनी पड़ेगी और फिर पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होगी, यानी हर एक की मंजूरी चाहिए, एग्रीमेंट इसी को कहते हैं कि सब एग्री कर जाए एक चीज़ को लेकर के, ठीक है ना, किसी एक की मनमानी ना चले। तो अगर अदर देन इट विल है तो पहले तो अकॉर्डिंग्स विद एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट में जो लिखा है उसके हिसाब से डिसॉल्व करो, और अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो दूसरी प्रायोरिटी क्या है, हर एक पार्टनर की कंसेंट लो और डिसॉल्व करो, ठीक है ना। अच्छा, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि 5 पार्टनर है ABCD, बट ABC 3 मेन पार्टनर्स हैं, तो अगर किसी को भी रिटायर होना है, किसी को भी पार्टनरशिप हम डिसॉल्व करने आगे चल के, तो इन 3 पार्टनर की परमिशन लेनी है ABC की, अगर ये मान गए तो फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी, CD की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है तो वो कर लो, ABC की परमिशन लो, D जाना चाहता है या फिर E जाना चाहता है, तो क्या करो, एग्रीमेंट के हिसाब से बोला गया ABC की परमिशन लो, ली और पार्टनरशिप हम डिसॉल्व कर दी। बट ऐसी कोई बात ही नहीं लिखी डिवोल्यूशन से रिलेटेड एग्रीमेंट के अंदर, तो हर एक पार्टनर की यानी ABCD सबकी कंसेंट लो, तब जाकर के पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करो, ठीक है। अगला है डेट ऑफ डिवोल्यूशन क्या मानी जाएगी। अच्छा, फर्म डिसॉल्व हो गई तो उसकी डेट क्या मानी जाएगी, या फिर फर्म डिसॉल्व होनी है तो उसकी डेट क्या मानी जाएगी, डेट मेंशनड इन नोटिस या डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस इफ द डेट इज नॉट मेंशनड इन नोटिस, यानी कि अगर हम नोटिस दे रहे हैं तो क्या माना जाएगा कि किस डेट को फर्म डिसॉल्व हुई है, तो या तो आपने नोटिस में मेंशन किया होगा कि इस डेट को फर्म को डिसॉल्व कर दो, जैसे आज तारीख क्या है 22, बट मैं चाहता हूँ कि 22 अप्रैल नहीं, अप्रैल के बाद मैं 1 मई से हम अपनी फर्म को डिसॉल्व कर दें, पार्टनरशिप फर्म खत्म कर दें, तो नोटिस क्या दूंगा कि फ्रॉम 1 मई आई वांट टू डिसॉल्व दिस पार्टनरशिप फर्म। हर एक पार्टनर को आपने क्या किया, नोटिस दे दिया एट विल वाले केस में, ठीक है ना, तो उस डेट से फर्म डिसॉल्व मानी जाएगी। बट अगर आपने कोई नोटिस में डेट ही मेंशन नहीं करी है, तो जिस दिन का नोटिस है, अगर वो नोटिस मैंने आज दिया है पार्टनर्स को, तो आज की डेट डिसोल्यूशन की डेट मान ली जाएगी, ठीक है ना, कि आज फर्म डिसॉल्व हो गई है, इफ डेट इज नॉट मेंशनड इन नोटिस। फिर है कंपलसरी डिसोल्यूशन। आ जाओ वापस से, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट पढ़ लिया, हमने डिसोल्यूशन बाय नोटिस पढ़ लिया, अब हम किस पर आ गए हैं, कंपलसरी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। कंपलसरी डिसोल्यूशन यानी कि किन केसेस में फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन ही नहीं होता। ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, या फिर ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, या सारे पार्टनर एक को छोड़ करके इंसॉल्वेंट हो गए, या तो सारे ही इंसॉल्वेंट हो गए या सारे एक को छोड़ करके सारे इंसॉल्वेंट हो गए। इन 2 केसेस में आपको कंपलसरी डिसोल्यूशन करना पड़ता है। अगर आप इलीगल बिजनेस कर रहे हो, कंपलसरी डिसोल्यूशन। अगर आपकी फर्म इंसॉल्वेंट हो गई, कंपलसरी डिसोल्यूशन। तो पार्टनर का इंसॉल्वेंट होना और फर्म का इंसॉल्वेंट होने में फ़र्क है। कभी भी कोई भी पर्सन इंसॉल्वेंट कब माना जाता है, जब उसकी नेटवर्थ नेगेटिव हो जाए, यानी उसके पास एसेट्स कम है, लायबिलिटीज ज़्यादा है, तभी तो कोर्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है कि भाई अगर आज की डेट में आप अपना सब कुछ बेच भी दो तब भी आप अपना कर्जा पूरा नहीं कर पाओगे, तो आप कौन हो, आप इंसॉल्वेंट हो। क्लियर है बात। अब पार्टनर का इंसॉल्वेंट होना मतलब क्या है, जो पार्टनर के सारे एसेट्स हैं वो कम है और पार्टनर की सारी लायबिलिटीज ज़्यादा है। बट फर्म का इंसॉल्वेंट होने का क्या मतलब है कि फर्म के सारे एसेट्स कम है, फर्म की सारी लायबिलिटीज ज़्यादा है। तो फर्म अगर इंसॉल्वेंट हो जाए या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई नहीं बोलूँगा, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या एक को छोड़ करके सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, इन 2 केसेस में, और ये तीसरा केस अगर आप इलीगल बिजनेस में आ जाओ तो आपको कंपलसरी डिसोल्यूशन करना ही पड़ता है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू रखने का। अब इलीगल बिजनेस की बात करते हैं। अब बोलोगे सर बिजनेस इलीगल था तो पार्टनरशिप हम तो बना ही नहीं सकते थे, अरे बात समझ। तो होता क्या है, अगर आपका बिजनेस इलीगल था तो जो पार्टनरशिप में बनी है वो पहले ही दिन से माना जाता है कि पार्टनरशिप हम थी ही नहीं, पहले ही दिन से माना जाता है वो पार्टनरशिप हम कभी थी ही नहीं। तो अगर आगे चल के पार्टनर्स में कोई लड़ाई होती है तो कोर्ट इस लड़ाई को सुलझाने से मना कर देता है, वो बोलता है कि भाई आप मेरे पास आए हो एज अ पार्टनरशिप फर्म, ये पार्टनरशिप फर्म कभी थी ही नहीं, तो मैं कौन सी लड़ाई रिजॉल्व करूँ, ये आप अपने आप में देखो, अरे बात समझ। बट अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म एक बिजनेस में एंटर करते हो, पार्टनर्स एक बिजनेस में एंटर करते हो, वो बिजनेस जब एंटर किया तब लीगल था। अब गवर्नमेंट ने एकदम से बोलते हैं कि जो भी बंदा ये पर्टिकुलर टाइप का केमिकल बेचता है वो इलीगल बिजनेस कर रहा है, एकदम से नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आज से जो भी बंदा ये बिजनेस कर रहा है वो इलीगल बिजनेस है। तो आज अब आपको अपनी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा कंपलसरी। पहले वो लीगल था तब तक चल रही थी, अब इलीगल है तो बिजनेस इलीगल है तो फर्म को डिसॉल्व करो, कंपलसरी डिसोल्यूशन। हाँ, एग्जाम्पल लेट से आप किसी एक टाइप का केमिकल बनाते थे कंपनीज में और वो केमिकल के ऑल्टरनेट यूज़ भी थे, लेट से वो केमिकल न्यूक्लियर बम बनाने में भी यूज़ होता था। तो गवर्नमेंट को लगने लगा कि ये जो केमिकल है ये फैक्ट्रीज बना तो रही हैं बट ये
फैक्ट्री के पर्पज से कम न्यूक्लियर वेपन के चक्कर में टेररिस्ट के पास ये ज़्यादा जा रहा है, टेररिस्ट ज़्यादा फैक्ट्रियों से खरीद रहे हैं, इस टाइप का केमिकल है ये, डेंजरस केमिकल है, तो भाई इसको इलीगल करो। जो भी ये करेगा वो इलीगल बिजनेस कर रहा है। जैसे कि पकड़ा गया तो उसको हम जेल में डालें, डरेगा तभी तो काम बंद करेगा। तो उसने गवर्नमेंट ने एक दिन नोटिफिकेशन इशू किया कि केमिकल ए जो है ये आज से इलीगल बिजनेस है, जो भी करेगा उसको इलीगल मानेंगे हम लोग, ठीक है ना। जैसे आप जानते हो ना वो जो होता है चरस गांजा, वो इलीगल है, ठीक है ना, लोग पीते हैं, बट गवर्नमेंट पकड़ ले तो आपको पता है क्या होता है, हुआ था वो किसके साथ, शाहरुख खान के बेटे के साथ। अरे बात सब, हाँ देखो, बिजनेस इलीगल होना या बिजनेस को कोई प्रोडक्ट बैन होना, दोनों में फ़र्क है। वो क्या हुआ था, नेस्ले कंपनी का एक प्रोडक्ट था मैगी, वो बैन हो गया था। तो हाँ आप ये बोल सकते हो कि अगर नेस्ले सिर्फ मैगी बना रही होती और अब बैन होने के बाद भी मैगी बना रही है तो एक इलीगल बिजनेस कर रही है। बट नेस्ले ने मैगी बनाना बंद कर दिया था, बट बाकी चीज़ें तो बना रही थी। नेस्ले के तो दुनिया भर के वो बेबी वाले वो आते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं, सॉलिड वो आता है ना, पाउडर्ड मिल्क आता है, नेस्ले का ही तो आता है सबसे ज़्यादा, वो सब बना रही है, वो कोई दिक्कत नहीं है। नेस्ले चॉकलेट्स भी बनाती है, वो सब भी बना रही है। वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, देखो इसमें लिखा हुआ है नीचे। अब सुनिएगा क्या लिखा है, इफ ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट और इफ 2 और मोर पार्टनर्स आर सॉल्वेंट बट अदर्स आर इंसॉल्वेंट देन रिमेनिंग पार्टनर्स विल डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू बिजनेस ऑफ अ फर्म और टू डिसॉल्व इट। क्या कह रहा है, अगर सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट नहीं हैं या फिर 2 और मोर पार्टनर्स सॉल्वेंट है बट बाकी सारे इंसॉल्वेंट है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर सॉल्वेंट है, बाकी सारे इंसॉल्वेंट है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं यानी कि जो सॉल्वेंट है वो डिसाइड करेंगे कि हमें बिजनेस कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, यानी हमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करना है या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करना है। दैट इज इन दिस केस डिसोल्यूशन इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी, यानी कि अगर कम से कम 2 पार्टनर भी सॉल्वेंट हैं तो डिसोल्यूशन कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। कंपलसरी कब है, जब सारे इंसॉल्वेंट हो या एक को छोड़ करके सारे इंसॉल्वेंट हो। ये बात आपको क्लियर हो गई। इलीगल बिजनेस पर आ जाओ। ABC एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है। जब भी एंड कंपनी लिखा होता है तो ये मत समझ लेना वे कंपनी है, कंपनी के नाम के आगे हमेशा लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगता है हमेशा। अगर किसी भी नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड नहीं लिखा है नहीं वो कंपनी नहीं है। एंड कंपनी लगाने से कोई कंपनी नहीं बन जाता, याद रखना, ठीक है ना। एंड कंपनी कोई पार्टनरशिप फर्म भी लगा सकती है, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी लगा सकती है। तो ABC एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, बिजनेस करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल का। गवर्नमेंट ने इस केमिकल को बैन कर दिया, गवर्नमेंट बैन दिस केमिकल। अब ये एक इलीगल बिजनेस हो चुका है, नाउ कंपलसरी डिसोल्यूशन। ये पार्टनरशिप फर्म कंपलसरी डिसॉल्व करनी ही पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है। जैसे बीच में आपने देखा था दिल्ली एनसीआर में पन्नियाँ बैन हो गई थी, पॉलीथीन्स, तो जितने भी लोग अभी भी पन्नियाँ बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इलीगल बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर किसी की पार्टनरशिप फर्म थी उन पॉलीबैग्स को, पन्नियों को बनाने की, वो क्या हो गया, एक ही दिन में इलीगल बिजनेस हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी अपने पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई और इलाज नहीं है। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब ABC एंड कंपनी 2 बिजनेसेस करती है, बिजनेस 1 एंड बिजनेस 2, जो आपका डाउट था। अब एक बिजनेस है ट्रेडिंग इन गारमेंट्स का और एक बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल एक्स का। अब ट्रेडिंग ऑफ गारमेंट पे तो कोई दिक्कत नहीं आई, बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल एक्स बिजनेस को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया केमिकल एक्स को। अब ये लीगल बिजनेस हो गया है। अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस 2 हुआ है, यानी वो बिजनेस 2 जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल वाला प्लांट था वो पूरा आपको बंद करना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ेगा। बट बिजनेस 1 कैन कंटिन्यू, बाकी का बिजनेस कंटिन्यू हो सकता है। तो नेस्ले के साथ भी यही हुआ था, मैगी बैन हो गई थी तो वो नहीं बना सकते थे, वो मैन्युफैक्चरिंग उसकी टोटली बंद कर दी थी उनने, बट बाकी चीज़ें वो बना रहे थे। आइए जी, डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज। देखो जी हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्या हमने डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट पढ़ लिया, हाँ। क्या हमने डिसोल्यूशन बाय नोटिस पढ़ लिया, हाँ। क्या हमने कंपलसरी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ लिया, हाँ। बताओ कौन कौन से केसेस में कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है, जल्दी बताओ। पहला, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, एक को छोड़ करके सारे इंसॉल्वेंट हो जाए। दूसरा, इलीगल बिजनेस। और तीसरा, फर्म इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है ना, फर्म ही इंसॉल्वेंट हो जाए। वेरी गुड। अगला आ गया डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज। क्या है, वेयर अ फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म ऑन एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म। अगर फर्म किसी फिक्स टर्म के लिए, जैसे कुंभ के मेले में 45 दिन के लिए हमने पार्टनरशिप में बनाई थी, वो टर्म जैसे एक्सपायर हो गया, आपकी फर्म को डिसॉल्व कर दो। तो डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स समझ लो, सर्टेन इवेंट्स वेयर द फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट 1 और मोर एडवेंचर और अंडरटेकिंग देन बाय कंप्लीशन देयर ऑफ। यानी कि आपने एक पार्टनरशिप हम बनाई थी कि हम कोई एक रोड है नोएडा में वो मिल करके बनाएंगे, ठीक है ना। रोड बनाना था नोएडा में, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, मैं अकेला वो काम नहीं कर सकता था, मेरे पास इतनी मशीन ही नहीं थी, इतनी लेबर भी नहीं थी, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो मैंने एक और बंदे को ढूंढा जो सिमिलर रोड बनाने का बिजनेस करता है, हम दोनों ने पार्टनरशिप में एंटर करके वो रोड बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया।
अब जैसे वो रोड बन के कंप्लीट हो जाएगी, हमारा जिस इवेंट, जिस पर्पस के लिए, जिस एडवेंचर के लिए हमने पार्टनरशिप फर्म बनाई थी, वो एडवेंचर ओवर हो गया, तो पार्टनरशिप फर्म को भी अब हम डिसॉल्व कर देंगे। तो वेयर द फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर और अंडरटेकिंग देन बाय कंप्लीशन देयर ऑफ, यानी कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप जिसको हम कहते हैं, बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर पार्टनर की डेथ हो जाए। अच्छा सुनो, डेथ ऑफ अ पार्टनर पर डिवोल्यूशन कंपलसरी नहीं होता, हमने देखा यहाँ पर ऑप्शनल होता है, आप चाहो तो डिसॉल्व कर भी सकते हो, चाहो तो कंटिन्यू भी कर सकते हो, बट बाकी पार्टनर्स की सहमति चाहिए होती है। बाय द फॉर्मल या ऑफिशियल जजमेंट ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, अगर कोई फॉर्मल जजमेंट या फॉर्मल या ऑफिशियल जजमेंट यानी कि कोर्ट की जजमेंट आ जाए कि आपका एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, तो आपका एक ऐसा इवेंट हो गया है जिसके होने पर फर्म को डिसॉल्व करना चाहिए। बट अगेन याद रखना, अगर आपका 2 ही पार्टनर थे और एक इंसॉल्वेंट हो गया तो कंपलसरी है, बट अगर 5 पार्टनर थे, एक इंसॉल्वेंट हुआ है, तो ऑप्शनल है। आप चाहो तो डिसॉल्व कर लो, डिवोल्यूशन कर लो सॉरी, या फिर चाहो तो रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू भी कर सकते हैं। डिवोल्यूशन इन अबव 4 केसेस इज सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, तो अगर ये चारों केसेस हैं और इन चारों केसेस में आप डिसॉल्व करना चाहते हो कर भी सकते हो, बट अगर आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट पहले ही लिख दिया था कि भाई अगर हम लेट से कोई एक पार्टनर आगे चल के इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बाकी पार्टनर्स मिलकर के बिजनेस कंटिन्यू रखेंगे, तो फिर आप बिजनेस कंटिन्यू रखो, आपको डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो रिमेनिंग पार्टनर्स बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे, तो अगेन आपको डिवोल्यूशन ऑफ फर्म की जरूरत नहीं है, नई पार्टनरशिप बनाकर के उसको कंटिन्यू रखो। तो ये चीज़ लिखी, अगर इन चारों से रिलेटेड आपने कॉन्ट्रैक्ट में कोई बात लिखी हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलो, और नहीं लिखी तो फिर आप इसको डिसॉल्व कर सकते हो। अगेन ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी होता तो फिर हम यहाँ पे पढ़ते उसको यहाँ पर, ठीक है ना। इन सभी केसेस में ऑप्शनल होता है। डिवोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटेंजेंसीज ऑप्शनल। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपने कुंभ के मेले के लिए ही, फिक्स टर्म के लिए ही पार्टनरशिप डीड बनाई थी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया था कि हम कुंभ के मेले में स्कूटीज़ का बिजनेस करेंगे, रेंट पे देंगे, कमाएंगे। फिर मैंने बोला कि उनका बिजनेस इतना अच्छा चल गया कि उन्होंने बोला यार अब इस पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व नहीं करते, हमारी केमिस्ट्री भी अच्छी है, और जी अब हम इन्हीं स्कूटी का बिजनेस गोवा में लेकर के चलते हैं स्कूटीज़, और गोवा में कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म फॉर फिक्स्ड टर्म है, बट अगर आप उसको फिर भी कंटिन्यू रखते हो तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाती है। याद है, बताया था मैंने आपको, ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाती है। यानी ज़रूरी नहीं है कि आपकी पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व ही करो, आप उसको कंटिन्यू भी रख सकते हो, ठीक है ना। ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, फर्स्ट या सेकंड पार्टनरशिप की। आइए जी, अब आ गया विद कोर्ट इंटरवेंशन। अरे ऊपर क्यों नहीं हो रहा भाई। एक मिनट रुकना। मैंने ग्रुप पे जो पीडीएफ शेयर कर रखी है उसके अंदर इसके ऊपर स्क्रॉल हो रहा है, मतलब मैं तो पीडीएफ में तो सभी कुछ है ये पूरे नोट्स की, उसके अंदर से बता रहा हूँ। ऊपर जो हेडिंग लिखी है वो लिखी है की टर्म्स या फिर बिजनेस टर्म्स, ठीक है ना, की टर्म्स एंड बिजनेस टर्म्स। तो जो पहला टर्म हमको दिख नहीं रहा है वो है एडजुडिकेशन। तो आगे चल के जब वर्ड एडजुडिकेशन आएगा तो एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है, तो एडजुडिकेशन का मतलब होता है ऑफिशियल जजमेंट या फॉर्मल जजमेंट, जो हमने पीछे भी लिखा था यहाँ पर, बाय द एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट। तो एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मल या ऑफिशियल जजमेंट। यानी जब भी कोई कोर्ट ऑर्डर देता है, अपनी जजमेंट देता है, तो उसको हम किस वर्ड से बुला सकते हैं, एडजुडिकेशन, ठीक है ना। बाय द एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज अ इंसॉल्वेंट, यानी कि जब कोर्ट जजमेंट दे दे कि पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो भी आपको पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व कर लेना चाहिए, बट चाहो तो कंटिन्यू भी रख सकते हो। अब बाकी के टर्म्स आपको दिख ही रहे हैं। क्या है दूसरा टर्म, प्री जुडिशली। प्री जुडिशली मतलब क्या होता है, डैमेजिंग। फिर है सबस्ट्रैटम, SUB STRATM, सबस्ट्रैटम, इसका क्या मतलब होता है, एंड अंडरलाइंग सपोर्ट। फिर है परपेचुअल, ये तो सभी को पता होगा, परपेचुअल मतलब होता है फॉरएवर, चलता रहे। और नोवेशन मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ द ओल्ड वन, नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के ना पुराने वाले को छोड़ देना, इसको हम बोलते हैं नोवेशन।
तो सम इम्पॉर्टेंट बिजनेस टर्म्स या की टर्म्स आपके पीडीएफ में है, ठीक है ना, अभी मैंने ग्रुप में ही खोली है, उसके अंदर सब है। अगला है डिवोल्यूशन ऑफ फर्म विथ कोर्ट इंटरवेंशन, रेफर आईसीआई बुक पेज नंबर 3.51। आइए जी, आ जाए 3.51, ये आ गया। तो डिवोल्यूशन बाय द कोर्ट, क्या लिखा है, कोर्ट में एट द स्यूट ऑफ अ पार्टनर डिसॉल्व अ फर्म ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। मैंने आपको क्या बोला कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तब टेढ़ी करनी पड़ती है, और वो पहले ही लाइन में लिख दी बात। कोर्ट में एट द स्यूट ऑफ द पार्टनर, यानी कि कोर्ट तभी डिसॉल्व करेगा पार्टनरशिप फर्म को, कोर्ट की इंटरवेंशन तभी लगेगी जब कोई पार्टनर सूट फाइल करेगा, केस फाइल करेगा। अगर कोई पार्टनर केस फाइल ही नहीं करेगा तो क्या कोर्ट खुद से आकर के आएगा आपकी पार्टनरशिप हम डिसॉल्व करने हैं कि मुझे तो सपना है डिसॉल्व करनी है? नहीं, ठीक है ना। कोर्ट कब इंसाफ दिलाता है? जब आप इंसाफ मांगो। जब मांगोगे नहीं तो दिलाएगा कहाँ से? किसी का सामान चोरी हो गया, वो कोर्ट के पास कभी गया नहीं, कोर्ट खुद ही आएगा कि भाई तेरा सामान चोरी हो दिलाओ, तुझे इंसाफ दिलाओ? नहीं, आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, कई बार तो ऐसा होता है किसी ने मर्डर कर दिया किसी का, अब जब तक जिसके साथ गलत हुआ है उसकी फैमिली कोर्ट केस नहीं करती तब तक कोर्ट खुद से इंटरवेंशन थोड़ी ना करेगा कि लाओ जी तुम्हारा मामला सुलटाऊँ। तो आपने देखा होगा मूवीज़ में बोलता है हम तुझे पैसे दे रहे हैं, अपना केस वापस ले ले, तो बहुत बार पैसा खिला करके डरा के धमका कर केस वापस ले लिया जाता है। तो ये आपको समझना है कि कोर्ट तभी इन्वॉल्व होता है जब कोर्ट को इन्वॉल्व करा जाए, अगर करोगे ही नहीं तो कोर्ट खुद से कभी कोई काम नहीं करेगा। आइए जी, तो पहला क्या है, इनसैनिटी या अनसाउंड माइंड। अगर कोई पार्टनर, वेयर अ पार्टनर नॉट अ स्लीपिंग पार्टनर, वो स्लीपिंग पार्टनर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कोई और पार्टनर हो, स्लीपिंग ना हो, हैज़ बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, वो एक अनसाउंड माइंड का हो गया, यानी पागल हो गया है। कुछ लोग होते हैं ना ल्यूनाटिक पागल, ठीक है ना, कुछ भी हरकतें करते हैं, ठीक है, थोड़ा दिमाग ही खराब हो जाता है उनका। द कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म ऑन अ सूट ऑफ अदर पार्टनर्स और बाय द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द इनसेन पार्टनर। तो कोर्ट फर्म को डिसॉल्व कर सकता है अगर कोर्ट के पास कौन केस लेकर के जाए, या तो कोई भी पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, या फिर फ्रेंड ऑफ दैट पर्सन ऑफ दैट पार्टनर जो अनसाउंड माइंड का हो चुका है, ठीक है ना। टेम्परेरी सिकनेस इज नो ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बट अगर वो टेम्परेरी सिकनेस है, कभी कभी क्या होता है ना, कोई बुखार चढ़ गया भाई सर पे और वो थोड़ा पागल वाली हरकतें कर रहा है, बट पता है टेम्परेरी है, टाइम के साथ 1-2 महीने में ठीक हो जाएगा, तो ये अगर ऐसा है तो आप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते कोर्ट में, ठीक है ना। आप कौन हो? आप अदर देन दैट पार्टनर जो अनसाउंड माइंड का हो गया है, आप फ्रेंड भी हो अनसाउंड माइंड, जो पार्टनर अनसाउंड माइंड का उसके फ्रेंड भी हो, तब भी आप टेम्परेरी सिकनेस को ग्राउंड नहीं बना सकते फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगला है परमानेंट इनकैपेसिटी, व्हेन अ पार्टनर अदर देन अ पार्टनर सुइंग हैज़ बिकम इन एनी वे permanently incapable of performing his duties as a partner, then the court may dissolve the firm. Such permanent incapacity may result from physical disability or illness. तो मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप फर्म का मेन पार्टनर्स का काम ही था सामान ढो करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। एक के हाथ पैर कट गए तो भाई एक पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल हो गया, वो काम कर ही नहीं सकता, बट वो फर्म डिसॉल्व भी नहीं करने दे रहा, हम उसे बोल रहे जा जा जा, वो जा भी नहीं रहा, तो बाकी पार्टनर्स क्या करेंगे, जा करके कोर्ट में केस अर्जी लगाएंगे कि भाई इसको जो है पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व करो, एक जा रहा ना डिसॉल्व करने दे रहा, अपनी चला रहा है। अगला मिसकंडक्ट, वेयर अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग इज गिल्टी ऑफ कंडक्ट विच इज लाइकली टू इफेक्ट प्रीजुडिशली द कैरिंग ऑफ अ बिजनेस। बताओ जी प्रीजुडिशली मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय टर्म प्रीजुडिशली? बताओ बताओ। प्रीजुडिशली डैमेजिंग, ठीक है ना, क्या मतलब था उसका? डैमेजिंग। आइए जी वापस आते हैं 3.51, वेयर अ पार्टनर अदर देन अ पार्टनर सुइंग इज गिल्टी ऑफ कंडक्ट विच इज लाइकली टू इफेक्ट प्रीजुडिशली द कैरिंग ऑफ अ बिजनेस, यानी कि अगर किसी एक पार्टनर ने एक ऐसा काम कर दिया जिससे कि पार्टनरशिप बिजनेस को लंबे वक्त तक काम करने में दिक्कत होगी, उसकी इमेज को डैमेज कर दिया, ठीक है ना। लेट्स से एक पार्टनरशिप हम थी, 4 पार्टनर्स थे, एक पार्टनर ने क्या किया, पी पा करके गाड़ी किसी को 2-3 लोगों का मर्डर कर दिया, ठीक है ना, सड़क पर। अब इसकी वजह से पूरी पार्टनरशिप की रेपुटेशन खराब हो गई, और अगर ये पार्टनर रहा तो लोग हमसे सामान नहीं खरीदेंगे, बोलेंगे अरे इनके यहाँ तो ऐसे ये बंदा है पार्टनर है और ये लोग इसने तो लोगों को मार दिया और अच्छे लोग नहीं है, मतलब इनसे सामान मत खरीदो। तो भाई अगर आपको अपनी इमेज बचानी है तो क्या करना पड़ेगा, या तो उस पार्टनर को बोलो निकल जाए,
या फिर बिजनेस बंद करो। अगर बिजनेस बंद करो नहीं करने दे रहा तो कोर्ट के पास जाकर के बोलो कि इसने एक ऐसा काम किया है जैसे हमारी इमेज को परमानेंट धप्पा लगा है और हमारा बिजनेस करने में अब हमें डैमेज होने वाले हैं, आगे चल के कोई खरीदेगा नहीं, हमारी फर्म को डिसॉल्व कर दो, तो कोर्ट डिसॉल्व कर देगा। तो कोर्ट में ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म by giving regard to the nature of business, it is not necessary that misconduct must relate to the conduct of the business। जरूरी नहीं है कि उसने जो मिसकंडक्ट किया है वो बिजनेस से रिलेटेड ही हो। एक तो होता है कि उसने मिसकंडक्ट किया, किसी कस्टमर के साथ धोखा कर दिया, और एक होता है मिसकंडक्ट किया जो अभी शराब पी करके किसी और इंसान पे गाड़ी चढ़ा दी। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मिसकंडक्ट है वो बिजनेस से ही रिलेटेड हो। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द मिसकंडक्ट है। मेन पॉइंट है कि जो भी उसने मिसकंडक्ट किया उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है ऑन द बिजनेस पे क्या है। इन ईच केस नेचर ऑफ बिजनेस विल डिसाइड वेदर एन एक्ट इज मिसकंडक्ट और नॉट। तो यहाँ पर हर केस में नेचर ऑफ बिजनेस पे भी नेचर ऑफ बिजनेस से डिसाइड होगा कि जो भी एक्ट उसने किया वो मिसकंडक्ट है कि नहीं। सुनो ना, अगर उसने कोई एक्ट किया वो मिसकंडक्ट था बट उससे बिजनेस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो क्या इसको हम ग्राउंड मानेंगे कि इस फर्म को डिसॉल्व करो? नहीं, बिजनेस की इमेज पे फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर एक पार्टनर किसी क्लब में किसी लड़की को छेड़ाया लेट से, ठीक है ना, अब ये तो पता ही नहीं चल रहा किसी को, पार्टनर को पता है कि बेकार बंदा है, ठीक है ना, ये सारे काम करता है, छेड़ देता है किसी को भी, बट इससे क्या बिजनेस के काम पर, बिजनेस के कस्टमर पर, बिजनेस की इमेज पे फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, किसी को पता ही नहीं, ठीक है ना। तो अब इस ग्राउंड पर कोर्ट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को ऑर्डर नहीं कर सकता, ठीक है, कोर्ट के पास जा भी नहीं सकते। कोर्ट बोलेगा भाई इससे आपकी बिजनेस की इमेज को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो बिजनेस की इमेज को फ़र्क पड़ने लगे, लोग जानने लगे कि हाँ ये पार्टनर ऐसा, ये गलत काम करता है, इसकी दुकान पे कोई नहीं जा रहा है, इसलिए तो फिर हम मानेंगे कि हाँ फर्म को डिसॉल्व करना चाहिए। फिर अब परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, क्या ये मैं पढ़ाऊँ या आपको समझ आ गया? परसिस्टेंट मतलब एक ही काम आप बार बार किए जा रहे हो, और वो काम क्या है? ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, यानी अपने पार्टनरशिप डीड के अंदर जो बातें लिखी गई हैं, पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज लिखी जाती हैं। तो एक पार्टनर की ड्यूटी थी कि अकाउंट्स को ट्रू एंड करेक्ट बनाए और जो भी कर रहा है डेली बेसिस पे अपडेट करे। वो ठीक से काम ही नहीं करता, वो क्या करता है अकाउंट्स बनाने में गलतियाँ करता है जानबूझ करके, पैसा अपना बचाने के लिए। कुछ पैसा कोई एक्सपेंस किया कम अमाउंट का, ज़्यादा अमाउंट का लिख करके अपनी जेब में पैसा रख लिया, इस टाइप के काम कर रहा है। वो परसिस्टेंट कर ही जा रहा है, बताने पर भी किए जा रहा है, उन्होंने कई बार बता दिया ऐसा मत कर, फिर भी किए जा रहा है। ऐसे काम अगर वो करता है तो आप बाकी पार्टनर्स जाएँ कोर्ट के पास और फर्म का डिसोल्यूशन और मांग ले कि हमें फर्म डिसॉल्व करनी है, ये तो सोझड़ने से रहा, आप ही बंद करो इसको। फॉलोइंग कम्स इनटू कैटेगरी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या क्या? एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट मतलब समझ आता है? वही एक तरीके से एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, यानी कैश की चोरी हो जाना, किसी चीज़ का चोरी हो जाना, खो जाना। कीपिंग एरनस अकाउंट्स, आप अकाउंट्स गलत बना रहे हो, ठीक है ना, अकाउंट जो है वो एरनस यानी कि गलत बना रहे हो, एरर वाले हैं। फिर होल्डिंग मोर कैश देन अलाउड, आप जितना कैश अलाउड है उससे ज़्यादा होल्ड करके बैठे हो। फिर रिफ्यूजल टू शो अकाउंट डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड रिक्वेस्ट, आपको बोला गया कि अकाउंट्स दिखाओ, कई बार रिक्वेस्ट कर लिया बट रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद भी आप अकाउंट्स दिखाते ही नहीं हो बाकी पार्टनर्स को, ठीक है ना, तो ये हो जाता है। तो इफ़ वन ऑफ द पार्टनर कीप एरनस अकाउंट्स एंड ओमिट्स टू एंटर रिसीट्स, और इफ देयर इज कॉन्टिन्यूड क्वेरल्स बिटवीन द पार्टनर्स, क्वेरल यानी कि लड़ाई झगड़े होते रहते हैं बिटवीन द पार्टनर्स, और देयर इज सच अ स्टेट ऑफ थिंग्स दैट डिस्ट्रॉयज द म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, और ऐसा हो रखा है पार्टनरशिप में कि कोई अब किसी पे विश्वास नहीं कर रहा है, द कोर्ट में ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो ऐसे केसेस में कोर्ट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑर्डर कर सकता है। देखो मैंने बताया था ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बाद में बताऊंगा, उसकी बारी आ गई है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? एक पार्टनर के पास पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? राइट होता है। किस चीज़ का राइट होता है? बिजनेस चलाने का और प्रॉफिट्स डिमांड करने का, बहुत सारे राइट्स होते हैं एक पार्टनर के, ठीक है ना। तो वेयर अ पार्टनर अदर देन अ पार्टनर सुइंग हैज़ ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी, उसने किसी से बातचीत नहीं करी, ठीक है ना, लेट से मैं, अंकुर और ये हम तीन, आपका नाम क्या है मैं भूल गया, सौमिल, तो मैं, आप और आप, हम तीनों पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, और मैंने अपना, या फिर मैं अपना ही ले लेता हूँ, मैंने अपना जो इंटरेस्ट था हमारी पार्टनरशिप फर्म में वो रैंडमली इनको बेच दिया और इनसे बात भी नहीं करी, बोला भी नहीं, बेच करके चला गया कि अब से जो भी मेरा राइट है पार्टनरशिप फर्म में वो आपको दे रहा हूँ, अब से जो भी प्रॉफिट शेयर होता है वो आपके पास राइट आप ले सकते हो पार्टनरशिप फर्म में। अब अगर मैंने अपना जो भी इंटरेस्ट था पार्टनरशिप फर्म में वो थर्ड पार्टी यानी कि इनको ट्रांसफ़र कर दिया विदाउट आस्किंग यू, अब ये क्या करेंगी? उंगली करेंगी बिजनेस में, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात, अगर एक पार्टनर बोलेगा भाई मेरे पास इंटरेस्ट है, मैंने खरीदा है इंटरेस्ट, ठीक है ना, पैसे दे करके, लाओ जी मुझे दिखाओ अकाउंट्स, लाओ जी मुझे हिस्सा दो प्रॉफिट्स का, लाओ जी मुझे सैलरी दो एज अ पार्टनर, ठीक है ना, इसी को कहते हैं उंगली करना, ये करेंगे, करना भी चाहिए भाई क्योंकि पैसा दिया है। तो यहाँ पर अब पार्टनर्स क्या कर सकते हैं? रिमेनिंग पार्टनर्स कोर्ट में जाकर के डिसोल्यूशन ऑर्डर कर सकते हैं,
ठीक है ना। Where a partner other than a partner suing has transferred the whole of his interest in a firm to a third party or has allowed his share to be charged or sold by the court in the recovery of arrears of land revenue due by the partner, the court may dissolve the firm at the instance of the other partners. अब होगा क्या, वैसे तो इनके पास राइट है, तो आप बोलोगे हम डिसॉल्व कर रहे हैं फर्म, एग्री करो, ये बोलेंगे मैं तो एग्री नहीं करनी, तो आपके पास क्या करना पड़ेगा, कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये भी तो एक पार्टनर है, देखा जाए पार्टनर नहीं है तो कम से कम राइट तो है एज अ पार्टनर, तो इनकी भी मर्जी चलेगी, थोड़ी बहुत तो चलेगी। और अगर ये मना कर रही है डिसोल्यूशन के लिए बट आप चाह रहे हो, तो आप कोर्ट में जा करके कोर्ट से ऑर्डर निकलवा सकते हो डिसोल्यूशन का, और फिर आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी थी, जैसे कि एक तो हो गया कि मैंने अपना राइट इनको बेच दिया, और सिचुएशन सुनो, मेरे पास जो भी इंटरेस्ट था पार्टनरशिप फर्म में, मैं लोन लेने गया बैंक के पास, बैंक बोला जी मुझे लोन चाहिए, बैंक ने बोला क्या है आपके पास गिरवी रखने के लिए, मैं बोला कुछ भी नहीं है, ना घर है, ना ज्वेलरी है, ना गाड़ी है, कुछ भी नहीं है, बट हम एक पार्टनरशिप में पार्टनर हूँ, तो उसमें राइट है मेरे पास। तो बैंक ने बोला ठीक है जी, राइट हमारे पास गिरवी रखो और लोन ले लो, ये होता है, ठीक है ना। आप एक राइट जो आपके पास पार्टनरशिप में एक राइट है उसको भी गिरवी रख सकते हो, मॉर्गेज कर सकते हो। बैंक ने मुझे लोन दे दिया, अब अगर मैं लोन रिपे नहीं करूँगा तो बैंक के पास क्या राइट है। अगर आप एक घर गिरवी रख करके लोन लेते हो और आप लोन रिपे नहीं करते तो बैंक के पास क्या राइट होता है, आपका घर बेचे, अपना वो करे, अपना जो भी लोन की ड्यूज थे उसको क्लियर करे, और जो पैसा बच गया वो मुझे दे दे, ये काम करता है। सेम अब बैंक करेगा, बैंक बोलेगा कि भाई आप तो लोन दे नहीं रहे, अब आपका जो राइट है पार्टनरशिप फर्म में, मैं क्या करूँगा, मैं उसमें से जो भी प्रॉफिट है, आपका शेयर है, प्रॉपर्टी है, वो सब बोलूँगा मेरा शेयर बेच करके, ठीक है ना, क्योंकि वो राइट अब बैंक के पास है, तो मयंक जी का शेयर बेच करके सारा पैसा मुझे दो और मैं अपने लोन की रिकवरी करूँगा, बचा हुआ पैसा उनको दे दूँगा। अरे बात समझ। तो अगर मैंने ऐसा किया है, मैंने बैंक के पास अपना राइट गिरवी रख दिया है, किसी को राइट दे दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है ना, तो इन सभी केसेस में जो पार्टनर्स, बचे हुए पार्टनर्स हैं, अगर उनको परेशानी हो रही है इस चीज़ की वजह से, तो वो कोर्ट के पास जाके डिसोल्यूशन के लिए डिमांड कर सकते हैं। फिर एक कॉन्टिन्यूस ऑफ परपेचुअल लॉसेस भी मैंने आपको बता दिया, वेयर द बिजनेस ऑफ अ फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस इन फ्यूचर ऑल्सो द कोर्ट में ऑर्डर इट्स डिसोल्यूशन। अगर फर्म बिजनेस कंटिन्यू कर दे तो उसको फ्यूचर में भी लॉस ही होने वाला है, और ये कोर्ट को पता चल गया, कोर्ट को दिख गया और आपने कंप्लेंट कर दी और कोर्ट को दिख गया, तो फिर कोर्ट डिसोल्यूशन ऑर्डर कर देगा। फिर आखिरी है जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। अब व्हाट इज जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, where the court considers any other ground to be just and equitable for the dissolution of the firm, it may dissolve the firm. The following are the cases for just and equitable ground. तो अगर कोर्ट को कोई भी जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड दिखता है कि भाई फर्म को डिसॉल्व कर देना चाहिए, और पार्टनर्स, पहली बात तो याद रखना, पार्टनर, कोई एक पार्टनर जाएगा डिसोल्यूशन के लिए तब डिसॉल्व किया जाएगा, यानी कि खुद से उसको दिख गया और खुद से उसने डिसोल्यूशन ऑर्डर कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता। किसी न किसी पार्टनर को जाना पड़ेगा और उसको इनमें से कोई भी ग्राउंड दिख गया तो पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्यूशन के लिए ऑर्डर दे देगा। क्या है, पहला है डेडलॉक इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या हो रखा है, डेडलॉक। डेडलॉक समझ आता है, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा, सब चाह रहे कि मैं सारे काम कर लूँ, मतलब मैनेजमेंट जो है वो एकदम ही क्या हो गया, क्रैश कर गया है मैं किसी भी कंपनी का, ठीक है ना, किसी भी पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है ना। वेयर द पार्टनर्स आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स बिटवीन देम, पार्टनर्स के बीच बातचीत ही नहीं हो रही, लड़ाई हो रखी है। लॉस ऑफ सबस्ट्रैटम, मतलब पार्टनर एक दूसरे को सपोर्ट करना बंद कर दें, लॉस ऑफ सबस्ट्रैटम इसको बोलते हैं। फिर गैम्बलिंग बाय पार्टनर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, कोई पार्टनर गैम्बलिंग करने लग जाए स्टॉक एक्सचेंज पे, इन सभी केसेस में कोर्ट के पास एक जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है, यानी कि एक रीज़न है कि वो डिसोल्यूशन ऑर्डर कर सकता है। गैम्बलिंग, फट्टा, वो आईपीएल नहीं आता, आईपीएल में लोग फट्टा करते रहते हैं, अगर कोई पार्टनर फट्टा करने लग गया है, वो जो है फट्टा, इनसाइडर ट्रेडिंग भी बोल सकते हो, फट्टा भी गैम्बलिंग भी बोल सकते हो, ठीक है ना, ये सब करने लग गया है, तो फिर बाकी पार्टनर्स जाकर के कोर्ट को बोलेंगे कि भाई ये गैम्बलिंग करता है, हमें उसके साथ काम नहीं करना, आप डिसोल्यूशन का ऑर्डर दो, तो कोर्ट दे देगा। तो हमने समझ लिया भाई, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट भी होता है, और इसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट से हो सकता है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो सकता है, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट हो सकता है, और बाय नोटिस हो सकता है। बाय नोटिस और बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट में क्या फ़र्क था, बाय नोटिस अगर पार्टनरशिप फर्म एट विल ना हो, और बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट अगर पार्टनरशिप एट विल है
तो बाय नोटिस, अगर पार्टनरशिप एट विल नहीं है तो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। कंपल्सरी डिसोल्यूशन के 3 केसेस थे हमने पढ़ा, अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, एक को छोड़ करके बाकी इंसॉल्वेंट हो जाए, फर्म ही इंसॉल्वेंट हो जाए। ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट हम लोगों ने पढ़ा, बहुत सारे इवेंट थे। कंपल्सरी डिसोल्यूशन बिजनेस इलीगल हो जाए भी था, हाँ, और हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट भी हम लोगों ने पढ़ा। फिर बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो अगर कोर्ट के इनमें से कोई भी रीजन मिल जाए और पार्टनर केस कर दे तो कोर्ट फर्म को डिसॉल्व कर देगा। इनफैनिटी, मिसकंडक्ट, परमानेंट इनकैपेसिटी, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्टिन्यूस लॉसेज एंड जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड में 4 थे, डेट लॉक इन मैनेजमेंट विद द पार्टनर फॉर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम एंड गैम्बलिंग बाय पार्टनर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। समझ आ गई बातें बच्चों? अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, सेक्शन 48। एक पॉइंट पढ़ लेते हैं ए वाला, बाकी के पॉइंट मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है ना। बी सी जो है बुक से ही करने हैं और डी वाला मेरी इसमें चार्ट में है, या बी अगली क्लास में कर लेंगे। ए वाला भी पढ़ लो। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन का क्या मतलब है कि एक बार फर्म डिसॉल्व हो गई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो लायबिलिटीज ऑफ एक्ट्स ऑफ पार्टनर्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन, तो हम यहाँ पे ए पॉइंट बात करता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई है, उसके बाद पार्टनर के जो भी एक्ट्स हैं, किसी पार्टनर ने लोन ले लिया, किसी पार्टनर ने कस्टमर को कोई सामान बेच दिया, तो इन सब एक्ट की लायबिलिटीज क्या होगी बाकी पार्टनर्स पर, इसका क्या इफेक्ट होगा बाकी पार्टनर्स पे। तो लायबिलिटी ऑफ एक्ट ऑफ पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन, ठीक है ना। तो मान के चलते ए बी सी डी ई, ये 5 पार्टनर्स हैं, ए एक्टिव है, बी स्लीपिंग है, सी एक्टिव है, डी एक्टिव है और ई स्लीपिंग है। 2019 में फर्म रजिस्टर की गई, 9/7/2021 यानी कि कुछ 2 साल बाद ई की डेथ हो गई और सी इंसॉल्वेंट हो गया। बट पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, और पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि हम फर्म डिसॉल्व करेंगे, डिसाइड कर लिया। ई की डेथ हो गई और सी इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है ना। दोबारा यहाँ से हटा देते हैं, ई की तो डेथ ही हो गई स्लीपिंग पार्टनर की, और जो सी है वो एक्टिव था बट इंसॉल्वेंट हो गया। तो इन लोगों ने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने का सोच लिया। अब 20/8/2021 यानी कि कितना, कुछ 1 महीने का गैप है, अप्रॉक्स 1 महीने का गैप है। ए टुक अ लोन ऑफ 10 लाख फ्रॉम इन नेम ऑफ फर्म। ए गया बैंक के पास, अच्छा बैंक को अभी नहीं पता ये फर्म डिसॉल्व हो गई है, बैंक तो रहे पार्टनर्स तो आते रहते हैं हमारे पास किसी न किसी काम से, इनका बहुत पुराना बिजनेस है। अब बैंक को थोड़ी ना पता चलेगा कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई है। बैंक को लोन देने से पहले या कोई भी डील करने से पहले आता थोड़ी ना है कि आओ जी दिखाओ बिजनेस करोगे नहीं करेगा। पुराना रिलेशनशिप बन जाता है बैंक्स का, तो बैंक को पता है हाँ कि भाई आता रहता है जाता रहता है, वो दे देते हैं, लोन्स दे दिया। तो ए टुक अ लोन ऑफ 10 लाख इन नेम ऑफ फर्म, और उसने फर्म के नाम पे लिया कि लोन मैं नहीं ले रहा, ए नहीं ले रहा, ये हमारी जो फर्म है ABCDE की ये ले रही है, ठीक है, मैं तो बस लेने आया हूँ लोन, ठीक है ना। उसने लोन ले लिया। अब यहाँ पर आपको समझना है कि ऑल पार्टनर्स शुड गिव पब्लिक नोटिस अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो पहली बात तो जितने भी पार्टनर्स हैं A, B, D बचे हुए, इन पार्टनर्स को एक पब्लिक नोटिस देना है। क्या पब्लिक नोटिस देना है कि भाई हमारी पार्टनरशिप फर्म आज के दिन डिसॉल्व हो गई है और अब से हम बिजनेस नहीं कर रहे। और ये पब्लिक नोटिस कैसे दिया जाता है जल्दी बताओ, मैंने आपको बताया था, हाँ 2 न्यूज़पेपर में देना होता है, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर। तो अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म गुजरात में है तो एक गुजराती न्यूज़पेपर और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, अगर यूपी में तो एक हिंदी न्यूज़पेपर एक इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो आपको 2 न्यूज़पेपर में ऐड देना होता है, ठीक है ना, कि हमारी पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो गई है। 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, ज़्यादा खर्चा नहीं आता, आपको ऐड देना होता है। अब अगर आपने वो ऐड दे दिया, ठीक है ना, तो फिर तो अगर ए ने लोन ले भी लिया इन द नेम ऑफ फर्म तो उसके लिए सिर्फ ए जिम्मेदार है, क्योंकि बाकी पार्टनर्स क्या बोलेंगे, हमने तो नोटिस भी दे दिया था पेपर के अंदर, अब आपने नोटिस भी नहीं देखा, आपने अपने थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना चाहिए था, वो भी नहीं लगाया, हमने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया था, तो भाई अब हम जिम्मेदार नहीं हैं, ए ही जिम्मेदार है, उसी ने आपसे लोन लिया, उसी से रिकवरी लो। हम यानी कि बी और डी बोलेंगे हम कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमसे मत ले लेना कुछ। बट अगर ये पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो क्या हमने बोला कि अगर तो पब्लिक नोटिस दे दिया डिसोल्यूशन का, यस, तो ओनली ए इज लायबल फॉर 10 लाख लोन। बट अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो क्या होगा, तो पार्टनरशिप फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी पार्टनर रिटायर होता है या पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो यू शुड गिव अ पब्लिक नोटिस, ये एक लॉ है, रूल है, और ये रूल आपने तोड़ा है, आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। तो नाउ ऑल पार्टनर्स आर लायबल फॉर लोन रीपेमेंट एक्सेप्ट स्लीपिंग पार्टनर, इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड डिफ्यूज पार्टनर। जिसकी डेथ हो गई वो तो देगा नहीं, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है वो देगा नहीं क्योंकि उसका पैसा ही नहीं है, और जो स्लीपिंग पार्टनर है वो भी नहीं देगा, ठीक है ना। ये 3 लोगों से पैसा नहीं लिया जाएगा, बाकी लोगों से लिया जाएगा। यानी कि अगर ए ने लोन लिया और पार्टनर्स ने
पब्लिक नोटिस नहीं दिया था, तो बताओ कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? ए और डी। स्लीपिंग पार्टनर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर ए और डी विल बी लायबल। तो देयरफॉर ओनली ए एंड डी पार्टनर्स आर लायबल फॉर रुपीज 10 लाख लोन इफ पब्लिक नोटिस इज नॉट गिवन। खत्म। तो ये पहला कॉन्सिक्वेंस था ऑफ डिवोल्यूशन। अगर फर्म डिवॉल्व हो जाती है और पार्टनर्स नोटिस नहीं देते अबाउट द डिवोल्यूशन, तो कौन कौन से पार्टनर्स लायबल होते हैं फॉर ऑल द एक्ट्स विच आर डन आफ्टर द डिवोल्यूशन ऑफ फर्म? सभी पार्टनर लायबल होते हैं एक्सेप्ट डिजीज पार्टनर जो मर गया, स्लीपिंग पार्टनर जिसको कोई जानता ही नहीं था, और इंसॉल्वेंट पार्टनर जिसके पास पैसे ही नहीं बचा। पीएसआर लॉस, हाँ पीएसआर मान के चलो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लॉस शेयरिंग रेशियो एक ही है, तो पीएसआर में देंगे। पार्टनरशिप हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और लॉस शेयरिंग रेशियो अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर लॉस शेयरिंग रेशियो अलग है तो उस लॉस शेयरिंग रेशियो में दोगे। चलो जी, अगली क्लास में बाकी के कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे हम। कोई डाउट? तो हमने देखो कॉन्सिक्वेंस पढ़ना शुरू किया पेज 3.53 पर, और हम लोगों ने लायबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ पार्टनर्स डन आफ्टर डिवोल्यूशन, ये वाला पॉइंट ए पॉइंट पढ़ लिया है पूरा, ठीक है ना। एग्जाम्पल आप चाहो तो बुक से पढ़ लेना, बुक में एग्जाम्पल है। अगली क्लास में हम बी, सी और डी पॉइंट पढ़ेंगे, और हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिवोल्यूशन खत्म हो जाएगा। और फिर हाँ दे दिए हैं, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ये कंप्लीट हो जाएगा। ये वाली जो यूनिट है, यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। इतना ही था इस यूनिट में, ठीक है ना। ये आपका जो है इसमें एक ई भी है, डी के बाद ई भी है, 5 कॉन्सिक्वेंसेज हैं। पेमेंट ऑफ फर्म डेट एंड सेपरेट डेट्स, ये भी है। एक मिनट रुक जाओ, इसमें होगा फिर नीचे ई। अच्छा ई वाला पॉइंट यही तो है, ये वाला पॉइंट ई पॉइंट है, देखा नहीं है मैंने, ठीक है जी। चलो